Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4. Unit 4 is from Block 1 MPCE 012, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you guys. I have already made one video from this unit. Today we are going to study about APA ethics code. Before I start this topic, I would like to request you guys to subscribe to my channel, share this video with rest of the students, and please comment and like. आपके मैसेजेस कमेंट्स मुझे सपोर्ट करते ही हैं और आपके थ्रू एक बहुत अच्छा काम होगा जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की हेल्प होगी, जो भी इससे बेनिफिट होगा इस चैनल से. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो और चैनल पहुंचाए सो दैट सबको इससे हेल्प मिले. एपीए एथिक्स कोड के बारे में हम बात करेंगे. पहले तो एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है. एपीए का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. ये इस एसोसिएशन ने सबसे पहले 1953 में पब्लिश किए थे एथिकल स्टैंडर्ड्स. और एथिक्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में. इस यूनिट से जो लिंक था और जितने भी वीडियो आपको इस यूनिट से रिलेटेड हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे. सो नाउ बैक टू दिस. 2002 रीसेंट है जिसमें इन्होंने एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट इसके बारे में 2002 में रीसेंट पब्लिकेशन में बताया है. तो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हम देखेंगे. एथिक्स कोड जो होता है इसमें 6 जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया है. मतलब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये आते हैं एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही है. सो आपको ये पता होना चाहिए, स्पेशली प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं. तो एथिक्स कोड में 6 जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात किया है. तो एथिकल प्रिंसिपल फर्स्ट है कॉम्पिटेंस. इसमें ये बोला गया है साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इन्हें मेंटेन करना होगा हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस. यानी कि इनकी लिमिट्स क्या है एक्सपर्टीज़ की ये इनको पता होना चाहिए. यानी कि अगर इन्होंने कोई साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अनएथिकल वे में किसी टेस्ट को यूज़ कर लिया जो वो जिस टेस्ट के लिए कि वो फैमिलियर नहीं है और क्लाइंट के ऊपर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इस क्लाइंट के ऊपर मैं ये टेस्ट करूँगा और ये टेस्ट के बारे में उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये उनकी कॉम्पिटेंस पे उंगली उठाता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको टेस्ट यूज़ करना नहीं आता, उनको नहीं पता उस टेस्ट में क्या है और फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया किसी क्लाइंट के ऊपर. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, इंटीग्रिटी. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमेशा इंटीग्रिटी उन्हें रखनी पड़ेगी सारे एस्पेक्ट में. प्रोफेशनल रोल्स में उनको ध्यान रखना होगा कि वो किस हद तक जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए. अनवारंटेड क्लेम्स उनको नहीं करना चाहिए कि पर्टिकुलर टेस्ट को लेकर कि नहीं ये टेस्ट अप्लाई करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और जबकि वो टेस्ट से ऐसा कुछ नहीं होता. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यानी कि उनको इंटीग्रिटी अपनी बना के रखनी है, इस प्रोफेशन की इंटीग्रिटी बना के रखनी है, कुछ फेक बातें नहीं बोलनी हैं और ना करनी है. थर्ड है प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी भी साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं उनकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होता है, उनको सिखाया जाता है किस तरह से कंडक्ट करना है. कोई भी टेस्ट जो डेटा हमें मिला है वो कितना यूज़फुल है और कितना यूज़फुल नहीं है वो भी उन्हें पता होना चाहिए जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं. जो भी प्रैक्टिशनर है उसको उस टेस्ट से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, उसको लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस टेस्ट के बारे में. तो ये बहुत ज़रूरी है. वो ऐसे ही लेके टेस्ट नहीं कर सकता, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं कर सकता अगर इस साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता कि उस टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट करना है, उसके पीछे साइंस क्या है, तो उसको नहीं करना चाहिए. फोर्थ है रेस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी. इसका मतलब ये है कि किसी की भी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को किसी भी क्लाइंट की बनाना साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है. दैट साइकोलॉजिस्ट शुड बी अवेयर ऑफ उस पर्सन का कल्चर क्या है,
उसका रिलीजन क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं उसके दूसरे सोर्सेज से, ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से उसको रेस्पेक्ट करना है। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि जो टेस्ट है वो उस इंडिविजुअल के लिए अप्रोप्रिएट है, और कौन कौन से कल्चर में उसको यूज़ किया जा सकता है और कौन कौन से कल्चर में यूज़ नहीं करना है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है कंसर्न फॉर अदर्स वेलफेयर। साइकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो अवेयर होते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट करना है। क्या वो टेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, या पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए वो टेस्ट सही है। तो जो किसके वेलफेयर के लिए वो टेस्ट किया जा रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है पता लगाना, और हमेशा इंडिविजुअल के और सोसाइटी के वेलफेयर को कंसीडर करते हुए ही करना चाहिए। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशनल और साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, साथ में उसकी कम्युनिटी और सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसका मतलब ये है जो भी टेस्टिंग जब हम करते हैं, जो टेस्ट के मिसयूज़ ना हो इसका हमें ध्यान रखना है। हम ऐसा कोई भी टेस्ट ना करें जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर उंगली उठे। यानी कि कोई टेस्ट हमने काउंसलिंग एजेंट गया वहाँ किसी लोकल से स्कूल में टेस्ट करने के लिए और उसने उस टेस्ट को मिसयूज़ कर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। उस स्कूल का डाटा को कहीं और दे दिया किसी को उठा के, जबकि वो बताया नहीं गया था, ना इन्फॉर्म किया था, ना परमिशन ली थी, तो दिस वुड बी रॉन्ग थिंग। नाउ कमिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। अभी हमने एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़े, जो 6 प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में हमने थोड़ा सा समझा, एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा। ये एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, लेकिन उसमें भी कौन कौन से हैं? जनरल स्टैंडर्ड्स एंड रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज, ये सारे इसमें कैटेगरीज है। 8 कैटेगरीज में जो सेकंड कैटेगरी है उसका टाइटल है इवेलुएशन, असेसमेंट और इंटरवेंशन। इस कैटेगरी में 10 स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स की बात की गई है जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 8 कैटेगरीज है। 8 कैटेगरीज में से सेकंड कैटेगरी जो है उसके 10 स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जो कवर करती है वो सेकंड कैटेगरी, वो ये है। Psychological procedures such as testing, evaluation, diagnosis, etc. should occur only within the context of the defined professional relationship. तो जो भी हम टेस्टिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, इवेल्युएशन होते हैं, वो उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ही किए जाएंगे। हम उस रिलेशनशिप्स के बाहर निकल के कुछ काम नहीं करेंगे। हमने जितना हमारा टाइम है उसके बीच में करेंगे, जितना हमें पेशेंट से कनेक्टेड रहना उतना रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इस तरह के रूल्स। और जो भी हम डायग्नोसिस करेंगे वो अपने उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करेंगे, यानी कि हम 4 चीज़ें और डायग्नोस करके बैठ गए जो हमारे को नहीं ज़रूरत है। सेकेंड है साइकोलॉजिस्ट ओनली यूज टेस्ट इन अप्रोप्रिएट वेज। जो टेस्ट हमने किया है उसको उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा जिस सिनेरियो में हमें वो टेस्ट के रिजल्ट चाहिए हैं। हम उसको कोई डिसऑर्डर डायग्नोस करना चाहते हैं तो हम उस टेस्ट को यूज़ करेंगे, ये नहीं कि हम उसको किसी रिसर्च के लिए भी दान करके आ गए, ऐसा नहीं करेंगे। थर्ड है टेस्ट्स आर टू बी डेवलप्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल साइंटिफिक प्रोसीजर्स। और अगर आप खुद अपने कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो साइंटिफिक प्रोसीजर्स को यूज़ करके करेंगे, और ऐसे साइंटिफिक प्रोसीजर्स को ही फॉलो करेंगे जो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है व्हेन टेस्ट्स आर यूज्ड देयर शुड बी फैमिलियरिटी विद एंड अवेयरनेस ऑफ द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द साइकोमेट्रिक इश्यूज सच एज दोज डिस्कस्ड इन दिस कोर्स। यानी कि कई बारी जो टेस्ट होते हैं उनकी लिमिटेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। सारे टेस्ट 100% परफेक्ट नहीं होते, उनमें कुछ इश्यूज होते हैं, साइकोमेट्रिक इशू होते हैं। तो साइकोमेट्रिक जो इश्यूज होते हैं उसके लिए हमें अवेयर होना होगा, उसमें लिमिटेशंस क्या हैं उन टेस्ट की उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, हमें फेमिलियर होना ज़रूरी है। असेसमेंट रिजल्ट्स जो है उनको जब हम इंटरप्रेट करते हैं
तो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए करना है हमें उसको इंटरप्रेट। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें गड़बड़ी आ जाती है और इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। कोई भी अनक्वालिफाइड जो पर्सन है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपने जाके अपने असिस्टेंट को बोल दिया, पीएन को बोल दिया कि जाओ ये असेसमेंट करके ले आओ किसी का, तो वो नहीं होना चाहिए। टेस्ट जो होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑब्सोलीट जो हो जाते हैं, आउटडेटेड टेस्ट हो जाते हैं, उनको नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट है जो पर्पस नॉर्म्स और बाकी एस्पेक्ट जो टेस्ट के होते हैं उनको भी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा हमें कि हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं, तो क्लाइंट को भी समझाना होगा इस बारे में। जो भी टेस्ट का रिजल्ट आया है उसका एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन हमें देना होगा क्लाइंट को। अगेन इंटीग्रिटी और जो सिक्योरिटी है टेस्ट की उसको भी मेंटेन करना होगा, यानी कि ये नहीं कि टेस्ट ऐसे पब्लिकली रखा है, पेशेंट ने पहले ही पढ़ लिया टेस्ट के क्वेश्चंस और सोच लिए उसके आंसर और फिर आप उसको असेसमेंट दे रहे हैं। आपको उन टेस्ट को अच्छे से लॉकर में रखना होगा सो दैट किसी के हाथ ना लगे और ना ही उसकी रिपोर्ट्स किसी के हाथ लगनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के लिए जो 1954 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था। 1999 में फिर से इसको रिवाइज किया गया है। जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या क्या कवर करते हैं वो हम देखेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और ये कवर करते हैं टेक्निकल इश्यूज़ को, जो भी हमने एजुकेशनल और रिसर्च एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है। वो कवर करता है टेक्निकल इश्यूज ऑफ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी नॉर्म्स, इनको कवर करता है ये। देन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्ट यूज़, इसको कवर करता है, यानी कि क्लिनिकल एंड एजुकेशनल सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए जब हम टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। देन स्टैंडर्ड्स फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन सच एज टेस्टिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम, उसको किस तरह से अप्लाई करना है। अगर कोई उस पर्टिकुलर टेस्ट की लैंग्वेज जानता ही नहीं है तो आप उसके ऊपर थोड़ी ना टेस्ट करोगे, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड देन स्टैंडर्ड्स दैट कवर aspects of test administrations, the rights of the test takers। जब भी आप किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी क्लाइंट के ऊपर तो आपको उसके राइट्स का ध्यान रखना होगा। उसको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे कि किस किस कंडीशन में आप वो टेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ कहाँ से किस सर्कमस्टेंसेस में आपको वो नहीं करना, किन लोगों के साथ करना और किन लोगों के साथ नहीं करना। तो फ्रेंड्स ये तो था जो हमने पढ़ा एपीए के स्टैंडर्ड्स क्या थे, एथिकल स्टैंडर्ड्स और एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।